नमस्कार साथियों, नर्सिंग एग्जाम मेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नोटसेट एग्ज़ाम के बारे में। एम्स के द्वारा नोटसेट 9 जो कंडक्ट कराया जाएगा उसकी डेट के बारे में डिक्लेयर कर दिया है। 14 सितंबर 2025 को नोटसेट 9 का एग्ज़ाम होगा। इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे प्रीवियस जो नोटसेट के पेपर हुए हैं उनमें निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार और संभावना बन जाती है, तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो 2020 में एक प्रश्न पूछा गया था कि मदर ऑफ 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड आस्क द नर्स अबाउट द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द यूज ऑफ स्पेशर, व्हाट विल यू टेल द मदर। अब ये स्पेशर होता क्या है, जैसे कि अगर कुछ स्टूडेंट अगर नहीं जानते तो स्पेशर एक प्रकार की डिवाइस होती है, मास्क के साथ आती है और कुछ विदाउट मास्क के तरह भी होती है। अब स्पेशर में क्या होता है कि जो इनहेलर में जो मेडिसिन होती है, जिसे हम अस्थमा का पंप बोलते हैं, उसको इसके साथ कनेक्ट किया जाता है। छोटे बच्चे प्रॉपर रूप से जैसे इनहेलर से मेडिसिन नहीं ले पाते हैं तो उनके लिए इनहेलर एक डिवाइस कनेक्ट की जाती है, जिसके माध्यम से बच्चे आसानी से मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो ये है कि क्या माउथ रिंग आफ्टर 30 मिनट किया, जैसे कि आपने बच्चे के स्पेशर का यूज किया है बच्चे को और उसके तुरंत बाद जैसे 30 मिनट बाद हमें बच्चे का माउथ वॉश कराना चाहिए, ये लॉजिकली ठीक नहीं है। अगर ये इसमें कोई स्टीरॉयड या कॉर्टिकोस्टीरॉयड इस प्रकार के कुछ मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो हमें तुरंत स्पेशर का यूज करने के बाद माउथ वॉश कराना चाहिए, क्योंकि वह थोड़ा थ्रस उत्पन्न करता है या जलन टाइप में उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर ये ए ऑप्शन सही नहीं है। कीप ब्रीथिंग स्पेशर फॉर 30 सेकेंड, ऐसा नहीं है कि आपने जैसे कि उसमें हमने स्पेशर लगा दिया है और उसको 30 सेकंड तक लगाना है, ऐसा नहीं है कि जैसे भी हम इनहेलर को प्रेस करेंगे जो मेडिसिन है वो स्पेशर के अंदर आ जाएगी, जैसे इस स्पेशर के अंदर आ जाएगी और इसे करीब हमें 10 से 15 सेकंड बच्चे को रेस्पिरेशन के लिए बोलना है या वो अपना रेस्पिरेशन लेगा, तो 10-15 सेकंड के अंदर ही मेडिसिन पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो बी ऑप्शन भी यहाँ पर सही नहीं है। डीप ब्रीथिंग वाइल द यूजिंग ए स्पेशर, और ये छोटे बच्चे होते हैं जैसे 3 साल के बच्चे होते हैं, वो क्या डीप ब्रीथिंग का जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो इस प्रकार कोई फॉलो नहीं करता, तो उसे हमें नॉर्मल एक अच्छा सा एनवायरनमेंट देना है कि वो शांत बैठे और जो रेस्पिरेशन ले रहा है वो नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ ही लेना है, स्लो और एंड नॉर्मल ब्रीथिंग। अगर वो थोड़ा बड़ा है तो उसे डीप ब्रीथिंग के लिए कह सकते हैं, लेकिन स्लो एंड डीप ब्रीथिंग ऑप्शन, तो सी ऑप्शन भी यहाँ पर ठीक नहीं है। डी है कि टाइम बिटवीन अल्टरनेट पफ इन ए 30 सेकेंड। अब यहाँ पर क्या है कि जब आप स्पेशर एक बार आपने दबा दिया है, जैसे इनहेलर को आपने एक बार अगर प्रेस कर दिया है तो मेडिसिन्स है, जो मेडिसिन्स थी वो किसके अंदर आ गई थी, स्पेशर के अंदर। लेकिन जैसे कि अगर किसी बच्चे को या मरीज को डबल डोज के बारे में बोला जाता है कि उसकी डोज ज़्यादा है, तो आपको एक बार प्रेस करना है। जो भी मेडिसिन इस स्पेशर के में आई है तो इसको एब्जॉर्ब करने में मरीज को रेस्पिरेशन के द्वारा करीब 15 से 20 से 30 सेकंड लग जाते हैं, 30 से 1 मिनट लग जाता है। तो अगर हम डबल डोज दे रहे हैं, डबल पफ दे रहे हैं, तो हमें करीब 30 सेकंड से 1 मिनट का हमें इंटरवल बीच में 2 मेडिसिन के बीच में देना चाहिए। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन था डी ऑप्शन वो राइट आंसर है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आफ्टर टेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक द ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्ट विद इन, यानी कि ब्लड बैंक से जब हम ब्लड लाते हैं तो हमें कितने टाइम के बाद उसे शुरू कर देना चाहिए। तो उसका जो राइट आंसर है वो 30 मिनट में हमें शुरू कर देना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर हम 30 मिनट से हम ज़्यादा टाइम लेते हैं तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने की संभावना ज़्यादा रहती है या हेमोलिसिस होने की जैसे संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसे 30 मिनट में हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि इससे रिलेटेड अगर जैसे और कई एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर कितने टेम्परेचर पर किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्लड स्टोर किया जाता है। साथ साथ जैसे ब्लड डोनर से रिलेटेड कुछ मेजरमेंट हैं, क्या क्राइटेरिया होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जैसे जो ब्लड डोनर होता है उसकी जो एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम उसकी होनी चाहिए 18 ईयर और मैक्सिमम 16 ईयर। और अगर जैसे कि HB का अगर उसका लेवल है वो 12.5 से कम नहीं होना चाहिए, 12.5 mg/dl, 12.5 से कम नहीं होना चाहिए। वेट की बात करें तो 45 से कम नहीं होना चाहिए। ये उनके क्राइटेरिया होते हैं। इसके साथ साथ कुछ अलग इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं, वो अगर पूरी तरह नॉर्मल है तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन अगर ब्लड डोनेट एक बार उसने कर दिया है तो फिर से वो रिपीट ब्लड डोनेट कितने दिनों के बाद कर सकता है, तो उसे हम बता सकते हैं कि 90 दिन के बाद फिर से डोनेट कर सकता है। यदि इसी प्रकार का और भी जैसे ब्लड से रिलेटेड जैसे कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर, जैसे ब्लड को जो
ब्लड बैंक में जो स्टोर रखते हैं वो कितने दिन तक उसको वो ख़राब नहीं होता। तो नॉर्मली जैसे ब्लड है वो उसको एंटीकोगुलेंट के साथ 35 दिन तक रख सकते हैं, लेकिन जैसे कुछ ब्लड के और कंपोनेंट्स होते हैं जैसे आरबीसी है, इस प्रकार उन्हें हम 120 डेज तक भी रख सकते हैं। इसके बाद आता है कि जैसे कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसके लिए कितने गेज का कैनुला यूज करना चाहिए। जैसे कि हम एडल्ट की बात करें, एडल्ट से रिलेटेड पूछा जाए तो हमें 20 से 22 गेज का कैनुला यूज करना चाहिए। अगर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत फास्ट करना है तो 16 से 18 गेज का हमें आईवी कैनुला यूज करना चाहिए। बच्चों के लिए हमें 22 से 25 गेज का कैनुला यूज करना चाहिए। क्रॉस मैच के लिए जो ब्लड सैंपल भेजा जाता है वो हमें विदिन 72 आवर्स के अंदर करा लेना चाहिए, नहीं तो उसके बाद ब्लड खराब हो जाता है। जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो हमें जो शुरुआती जो 15 मिनट होते हैं उसमें बहुत स्लो चलाना है ब्लड को, और उसके बाद हमें उसको देखना है कि बहुत ऑब्जर्वेशन में रखना है कि कोई उसमें कोई पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन तो अराइज नहीं हो रही, कोई रिएक्शंस तो नहीं आ रहे। तो हमें याद रखना है कि शुरुआती 15 मिनट ब्लड हमें स्लो स्टार्ट करना है। इससे रिलेटेड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि विच द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेटेड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से प्रश्न पूछा गया है 2020 में नॉर्सेट के एग्जाम में। बेटा जो इसमें पूछा है एड्रिनल ग्लैंड से कि किस पार्ट से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है उसका सीक्रेशन होता है। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड की अगर आप देखेंगे तो ये एड्रिनल ग्लैंड इस प्रकार के दोनों किडनियों पर यहाँ पर सिचुएटेड होती है। जो किडनी होती हैं अपनी उनके यहाँ पर सिचुएटेड होती है। इसकी जो साइज़ की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, 4 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है, 3 सेंटीमीटर ये थिकनेस होती है। अब एड्रिनल ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हमें याद रखना है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है इसको 2 पार्टों में बांटा गया है बच्चों। एड्रिनल ग्लैंड को यहाँ पर समझते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के साथ ही। एड्रिनल ग्लैंड को हमें जैसे 2 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो होता है कॉर्टेक्स और मेडुला। अब इसमें मेडुला तो यहाँ ऑप्शंस में है, यानी कि मेडुला ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पे कॉर्टेक्स का कोई रोल नहीं है। कॉर्टेक्स के ही ये 3 लेयर होती हैं। कॉर्टेक्स जो पार्ट होता है उसमें ये 3 लेयर होती हैं। कॉर्टेक्स का मतलब ये एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट है और मेडुला इनर पार्ट। तो कॉर्टेक्स में 3 लेयर से कवर रहता है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा, यह बी, जो बी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है ये आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर। और जो फैसिकुलेटा है यह मिडिल लेयर है, यह मिडिल लेयर है। और जोना रेटिकुलरिस ये इनर लेयर है। अब बेटा जो अलग अलग लेयर हैं इनसे अलग अलग हार्मोनों का सीक्रेशन होता है। तो यहाँ पे एग्जाम में क्या पूछा गया था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन किससे सीक्रेशन होता है। तो याद रखना है कि जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर कौन सी थी, जोना ग्लोमेरुलोसा, इससे मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन का सीक्रेशन होता है। कौन सा, मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन का सीक्रेशन होता है, जिसमें जो मुख्यतः जो होता है वो होता है एल्डोस्टेरोन। जो मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है कि ये बीपी को कंट्रोल करता है। जैसे कहाँ पर ये अपना फंक्शन करता है, जो किडनी है, किडनी के जो नेफ्रॉन होते हैं उनके जो डिस्टल पार्ट होता है, डिस्टल कॉन्वेंट्यूवेंस होते हैं, वहाँ पर ये सोडियम को रिऑब्जॉर्ब करता है और पोटेशियम को ये आउट करता है। तो आउटर पार्ट था कॉर्टेक्स का जोना ग्लोमेरुलोसा, इससे कौन सा मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन का सीक्रेशन होता है, उसमें मेनली कौन सा होता है, एल्डोस्टेरोन। इसके बाद आता है जोना फैसिकुलेटा है, इससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का
सीक्रेशन होता है। जोन ऑफ फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था उसका राइट आंसर था डी, लेकिन हमें और भी इसके बारे में समझना जरूरी है। फेसिकुलेटा से जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का हार्मोन का सीक्रेशन होता है, जिसमें मुख्यतः कॉर्टिसोल या कॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जैसे मेटाबॉलिज्म है, इन्फ्लामेशन है, बीपी कंट्रोल, स्लीप, जो हमारी जो साइकिल होती है उस दौरान स्ट्रेस के, जैसे कि स्ट्रेस के दौरान ज़्यादा ग्लूकोज का सीक्रेशन करना, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का काम होता है। इसके साथ साथ जो इनर लेयर है, सबसे जो इनर लेयर होती है कॉर्टेक्स पार्ट की, वो होती है रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस। रेटिकुलरिस से एंड्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, एंड्रोजन हार्मोन का ये सीक्रेशंस होता है। तो इसका ऑप्शन था बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किससे होता है, जोना फेसिकुलेटा से। जोना फेसिकुलेटा यह एक जोना फेसिकुलेटा यह एक मिडिल लेयर है, और सबसे जो आउटर थी वो जोना ग्लोमेरुलोसा, जिनसे से मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन का सीक्रेशन होता है, और जो इनर से रेटिकुलरिस है उससे एंड्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। अब इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट, जैसे हम एडिनल मेडुला के बारे में भी देख लेते हैं। एडिनल जो मेडुला है, एक सेकेंड इसको यहाँ डिलीट करते हैं फिर से। जो एडिनल ग्लैंड है, एडिनल ग्लैंड, इसमें जो एक मेन जो सेल्स होती हैं वो होती हैं क्रोमोफिन सेल्स होती हैं, जो हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। अब हार्मोन कौन कौन से होते हैं, एड्रिलिन एंड नॉन एड्रिलिन, और कुछ मात्रा में डोपामाइन का सीक्रेशन भी होता है। एड्रिलिन और नॉन एड्रिलिन जो हार्मोन है, दोनों बहुत ही बहुत ही सिमिलर न्यूरोट्रांसमीटर हैं। जैसे कि जो एड्रिलिन है वो वर्क करता है डायरेक्ट हार्ट के ऊपर, जबकि नॉन एड्रिलिन है वो करता है ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस के ऊपर। और साथ ही आपके एग्जाम में अगर कोई प्रश्न पूछ लिया जाए कि एडिनल मेडुला से डोपामिन का रिलीज होता है नहीं होता, इससे संबंधित में तो कुछ मात्रा में डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर का भी, डोपामिन जो हार्मोन है उसका भी एडिनल मेडुला से सीक्रेशन होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ये 2020 के हैं बेटा, इनसे रिलेटेड हम चर्चा कर रहे हैं। विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द ओरोफेरेंजियल एयरवे, यानी कि करेक्ट मेजरमेंट किसका करना है हमें, ओरोफेरेंजियल एयरवे का। अब ओरोफेरेंजियल एयरवे होता किस प्रकार है, ये इस डायग्राम में आप पिक्चर में आप देख सकते हैं बेटा। ओरोफेरेंजियल एयरवे इस प्रकार का होता है। अब इसका हमें मेजरमेंट कैसे करना है कि किस मरीज को कौन सा ओरोफेरेंजियल एयरवे लगेगा। तो मेजरमेंट का ये साइज के बारे में पूछा है कि इसमें देखिए टर्गस ऑफ द एंगल ऑफ द माउथ और एंगल ऑफ द माउथ टू एंगल ऑफ द मैंडिबल, यानी कि उसका मेजरमेंट हमें क्या इस प्रकार से करना है, या कॉर्नर ऑफ द माउथ एंड एंगल ऑफ द जा। अब इसका टिप ऑफ द नोज, जैसे नोज की टिप से कहाँ से वहाँ से लेके एंगल ऑफ द मैंडिबल होता है ना, मैग्जिला एंड मैंडिबल, एंगल ऑफ द मैंडिबल, एला ऑफ द नोज एंड एंगल ऑफ द मैंडिबल। तो इसका जो राइट आंसर है, जबकि हम इस प्रकार के ओरोफेरेंजियल ट्यूब का मेजरमेंट करेंगे वो हम करेंगे कॉर्नर ऑफ द माउथ, यानी कि जो बी ऑप्शन आपको दे रखा है, बी ऑप्शन कॉर्नर ऑफ द माउथ एंड एंगल ऑफ द जा। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे, जैसे कॉर्नर ऑफ द माउथ एंड एंगल ऑफ द जा, यहाँ से यहाँ तक को हम इसको लगा के देखेंगे कि कौन सी साइज प्रॉपर तरीके से आ रही है। जैसे कि आगे एक और पिक्चर देखिए हम, इस प्रकार से ये ओरोफेरेंजियल का जो मेजरमेंट करने का जो तरीका है वो ये है। इस प्रकार से आप उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, कॉर्नर ऑफ द माउथ एंड एंगल ऑफ द जा। ये आपका एक मेजरमेंट करने का तरीका है, और वो हम ओरोफेरेंजियल डिवाइस यूज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक और प्रश्न हम देख लेते हैं ओरोफेरेंजियल ट्यूब से रिलेटेड। ड्यूरिंग इंसर्टेशन ऑफ द ओरोफेरेंजियल ट्यूब द नर्स नोटिस द पेशेंट बिगेन टू गैग एंड कफ, यानी कि जब आप ओरोफेरेंजियल ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं तो उस दौरान आप नोटिस कर रहे हो कि पेशेंट का गैग और कफ रिफ्लेक्स कर रहा है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन प्लान, यानी कि आपका सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन प्लान क्या रहेगा। तो इसमें जो ऑप्शन था फर्स्ट, एक कंटिन्यू विद द इंसर्टेशन, एक गैगिंग इज एक्सपेक्टेड, क्या आप उसे कंटिन्यू इंसर्ट करेंगे और आप सोचेंगे कि जो गैगिंग कर रहा है वो एक एक्सपेक्टेड है, यानी कि ऐसा होता है, या रिमूव द ट्यूब इमीडिएटली एंड रीअसेस द पेशेंट कंडीशन, कि आप ट्यूब को रिमूव करेंगे और पेशेंट की कंडीशन को चेक करेंगे। या सी ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ए सेडेटिव टू रिड्यूस द गैग रिफ्लेक्स, यानी कि गैग रिफ्लेक्स कर रहा है
तो ऐसी कंडीशन में जैसे आप वो ऑरोफैरिंजियल ट्यूब दे रहे हैं और वो गैग रिफ्लेक्स कर रहा है, तो क्या उसे सेडेटिव ड्रग्स देने चाहिए, जैसे कि जिससे कि वो रिलैक्स हो जाए, सेडेटिव ड्रग्स। या डी ऑप्शन था इंक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो टू द पेशेंट, यानी कि जब भी हम उसको ऑरोफैरिंजियल जो ट्यूब लगा रहे हैं और गैग रिफ्लेक्स कर रहा है, तो क्या उसको ऑक्सीजन का फ्लो रेट हमें ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर हम देखते हैं, राइट आंसर है रिमूव द ट्यूब इमीडिएटली एंड रीअसेस द पेशेंट कंडीशन। अब ये ऐसा क्यों, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। बेटा जो ऑरोफैरिंजियल जो ट्यूब था जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहा था, जैसे ये ऑरोफैरिंजियल ट्यूब है, इसके बारे में कि जो ऑरोफैरिंजियल ट्यूब का यूज हम कब करते हैं, पहले हमें ये समझना होगा। ऑरोफैरिंजियल ट्यूब का हम यूज एक अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए करते हैं। अब अनकॉन्शियस के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट होता है, उसकी जो पूरे जो टंग की जो मसल्स होती हैं उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, जिससे कि टंग क्या होती है, बैक साइड में की ओर फाल हो जाती है, जिससे रेस्पिरेटरी चौक होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए ऑरोफैरिंजियल हम ट्यूब यूज करते हैं। साथ ही हम जैसे अगर किसी पेशेंट को इंटूबेट करना है तो उस कंडीशन में ऑरोफैरिंजियल ट्यूब का यूज किया जाता है। और ऑरोफैरिंजियल ट्यूब हमें कब नहीं करना चाहिए, पहले ये समझना है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है और वो गैग रिफ्लेक्स कर रहा है तो हमें ऑरोफैरिंजियल ट्यूब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑरोफैरिंजियल जो ट्यूब है ये जो फेरेंजियल वॉल और टंग के बीच में इंसर्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो गैग जो रिफ्लेक्स होते हैं, जैसे कि आपको सलाइवा सीक्रेशन हो रहा है या कोई कफिंग है, तो वो इससे चौक होता है। अगर वो कॉन्शियस है और सलाइवा सीक्रेशन हो रहा है और आपने इसको लगा दिया है, तो जिससे कि क्या है, एस्पिरेट होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जब भी अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसमें ऑरोफैरिंजियल ट्यूब का यूज नहीं किया जाता। और यहाँ पर क्या था, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वो पेशेंट को जैसे आप इंसर्ट कर रहे हैं तो गैग और कफ कर रहा है, गैग और कफिंग कर रहा है, तो यानी कि पेशेंट कॉन्शियस है, तो इसलिए हमें ऑरोफैरिंजियल ट्यूब का यूज नहीं करना है और उसे तुरंत आउट करना है और पेशेंट की हमें कंडीशन असेस करनी है। इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि 5 ईयर ओल्ड बेबी ड्रिंक, सॉरी एक सेकेंड, 5 ईयर ओल्ड बेबी DRINK आई है ना, ड्रिंक केरोसिन एक्सीडेंटली, व्हाट इज द प्रायोरिटी मैनेजमेंट इन दिस केस। अगर 5 साल का बच्चा, ज़्यादातर पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में इस प्रकार के केस आते हैं, तो आपका प्राइमरी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। क्या हमें उसके आते ही हमें उसका गैस्ट्रिक लवाज करना चाहिए, या NPO टिल द हेल्प अरवाई, या इंड्यूस वॉमिटिंग, गिव एक्टिवेट चारकोल। तो इसका जो राइट आंसर है, क्या हमें उसका गैस्ट्रिक लवाज करना चाहिए। गैस्ट्रिक लवाज हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो एस्पिरेशन करने के ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण तो इसे हमें गैस्ट्रिक लवाज बच्चे का हमें नहीं करना चाहिए। NPO टिल द हेल्प अरवाई, ये बिल्कुल राइट आंसर है कि हमें पेशेंट का, हमें अभी ये नहीं पता कि उसने कितना केरोसिन पिया है, क्या कंडीशंस है, तो सबसे पहले हमें उसको NPO रखना है। यदि ज़्यादा केरोसिन बहुत ज़्यादा पी लिया तो उस कंडीशन में गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं, लेकिन हमें शुरुआती में अगर थोड़ी मात्रा में है तो गैस्ट्रिक लवाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे एस्पिरेशन का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इंड्यूस वॉमिटिंग, हमें वॉमिटिंग के लिए कोशिश की बिल्कुल नहीं करानी चाहिए, जैसे एस्पिरेशन करने का रिस्क है वो ज़्यादा हो जाता है। गिव एक्टिवेट चारकोल, जो चारकोल का क्या यूज करना चाहिए, क्योंकि जो केरोसिन है वो एक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसके ऊपर जो एक्टिवेट चारकोल है उसका कोई यूज नहीं होता, इसलिए हमें उसका चारकोल का भी यूज नहीं करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि हमें उसे NPO रखना है, उसे ऑरली हमें कुछ नहीं देना जब तक कि पूरी तरह हेल्प की जो टीम है, जो पूरी टीम है, हॉस्पिटल की टीम है, वो कंप्लीट नहीं आ जाए जब तक, तो आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा बेटा वो सेकंड रहेगा। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, और इसके साथ ही हमें ये असिस्ट करना है कि जैसे कि ऐसी कंडीशंस में आ गया है, या कोई अपने ऊपर जैसे केरोसिन ज़्यादा उसने फैला रखा है, या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, तो उसे हमें उन क्लोथ्स को भी रिमूव करना चाहिए। और पेशेंट का जो पल्स ऑक्सीमीटर है, इसके प्रॉपर हमें जो मॉनिटर्स हैं उसे हमें पैरामीटर्स से मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है आगे का फर्दर ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम कि द नर्स इज कैरिंग फॉर ए पेशेंट विद द ऑरोफैरिंजियल ट्यूब, विच साइन वुड इंडिकेट द ट्यूब द नीड टू रिमूव द एंड रिपोजिशन। यानी कि ये भी उसी ऑरोफैरिंजियल ट्यूब से रिलेटेड ही है कि हमें किस कंडीशन में, जैसे अगर किसी पेशेंट को हमने ऑरोफैरिंजियल ट्यूब लगा रखा है और वो किस कंडीशन में उसको हमें रिमूव करना चाहिए।
तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन था कि द पेशेंट ऑक्सीजन सेचुरेशन इज ए स्टेबल इज ए 95 percentage. The patient began to bite down on the tube and show sign of the waking up. There are the no visual secretion in the mouth. And D option है the patient heart rate remain with the normal limit. तो इसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगर हमें ऑरोफेरेंजियल जो ट्यूब डाल रखा है अगर वो केवल अनकॉन्शियस कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे आप बी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, द पेशेंट बिगेन क्या करता है, बाइट डाउन ऑन द ट्यूब, यानी ट्यूब को काटना की शुरुआत करता है, सो द साइन ऑफ वेकिंग अप, यानी वो अपने आप में कॉन्शियसनेस आ रहा है। तो कॉन्शियसनेस आ रहा है तो अगर वो ऐसी कंडीशन है तो हमें जो ऑरोफेरेंजियल जो ट्यूब है उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि यदि रिमूव नहीं किया तो गैग रिफ्लेक्स अफेक्टेड होगा, जिससे कि एस्पिरेट करने का ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन था बेटा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यह एक मेडिसिन के बारे में है, जैसे कि सिप्रोक्सिम सोडियम। क्वेश्चन को बहुत आसानी से पढ़ना है, इससे रिलेटेड कोई और भी मेडिसिन का नाम आ सकता है। सिप्रोक्सिम सोडियम 1 ग्राम in 50 ml normal saline is to be administered over 30 minutes to a client with an infection, यानी कि किसी मरीज को इन्फेक्शन हो रहा है जिसके लिए सिप्रोक्सिम सोडियम 1 ग्राम के लिए एडवाइस किया गया है। 1 ग्राम सोडियम और कितने मिनट में देना है हमें, 30 मिनट में। अब हम आगे पढ़ेंगे इसको। एक सेकेंड, द ड्रॉप फैक्टर इज 15 ड्रॉप पर ml। द नर्स सेट द फ्लो रेट हाउ मैनी ड्रॉप पर मिनट, हमें कितनी ड्रॉप रेट सेट करना है जिससे कि वो जो मेडिसिन है सिप्रोक्सिन सोडियम जो 30 मिनट में पेशेंट को चली जाए, यानी केवल हमें इस टाइम पीरियड में हमें उसको देना है। तो इसका बेटा एक हमें एक ड्रॉप रेट सेट करने का एक फॉर्मूला होता है, टोटल ड्रॉप रेट का एक फॉर्मूला है बेटा, टोटल वॉल्यूम बटे टाइम इनटू ड्रॉप फैक्टर। अब इसके अकॉर्डिंग हमें एक देखना है टोटल वॉल्यूम कितना है हमारा। अब इस इंजेक्शन की क्वांटिटी को आप छोड़ दो, चाहे आप यहाँ 50 ml हो सकता है, 100 ml हो सकता है, 500 ml हो सकता है। तो हमारा जो टोटल वॉल्यूम कितना था, फ्लूइड कितना था जिसमें ये इंजेक्शन हमने डाल रखा है 50 ml। तो टोटल वॉल्यूम कितना है 50 ml, टाइम कितना है 30 मिनट, 30 मिनट में हमें वो देना है। तो टाइम हमेशा जब हम ml में लिखेंगे तो नीचे टाइम है वो हमेशा मिनट में आएगा, इसका विशेष ध्यान रखना है। जैसे यहाँ 1 आवर्स होता तो हम लिखते 60 मिनट, हमें अगर हम ml में लिख रहे हैं बात को तो हमें मिनट्स में वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 मिनट इसमें ऑलरेडी मिनट में दे रखा है, 30 मिनट इनटू ड्रॉप फैक्टर क्या है हमारा 15। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे 15 से हम इसको काट देते हैं, 2 बार कट गया, 2 का हम इसमें डिवाइड करते हैं तो इसका आ जाएगा 25 गेट ड्रॉप पर मिनट। तो इसका आंसर क्या था बेटा, ये नॉर्थ साइड 2020 में प्रश्न में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इससे रिलेटेड कोई भी इंजेक्शन का नाम आ जाए तो हमेशा अगर ये ड्रॉप रेट का फॉर्मूला, ड्रॉप रेट पूछे तो हमेशा इस फॉर्मूले से आपको काम करना है, टोटल वॉल्यूम इनटू टाइम इनटू ड्रॉप फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि विच द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन परफॉर्म ऑफ द सक्शनिंग। जैसे हम सक्शन करते हैं, जैसे सक्शन मशीन आपने सबने देखा होगा, इस प्रकार हॉस्पिटल में सक्शन मशीन होती है, तो सक्शन हमें किस कंडीशन में करना चाहिए, ये इसमें प्रश्न पूछा गया है। ये भी नॉर्थ साइड से रिलेटेड, नॉर्थ साइड की एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें नॉर्मल एयर एंट्री इन अस्कल्टेशन, कि क्या हमें इस दौरान करना चाहिए कि जैसे कि हम जब उसका एस्कल्टेशन करते हैं स्टेथोस्कोप से और दोनों जो लंग्स हैं उनमें एयर प्रॉपर रूप से एंटर हो रही है, कोई इसमें रुकावट अपन को नहीं दे रही, क्या उस दौरान हमें सक्शन करना चाहिए? तो उस दौरान हमें कोई सक्शन की आवश्यकता नहीं है जब नॉर्मल एयर एंटर हो रही है। द पेशेंट इज एज ए इफेक्टिव कफिंग, यानी पेशेंट एक प्रॉपर रूप से कफ कोल्ड कर रहा है तो उसका भी जो लंग्स है प्रॉपर वो क्लियर है, तो ऐसी कंडीशन में भी सक्शन करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसी कंडीशन में जैसे कि आवश्यकता हो सकती है, जैसे कोई हल्का कोई चौक हो तो उसको हम नेबुलाइज कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो हमें सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी देखनी है सक्शन के लिए, ये देखनी है कि सेकंड क्या प्रायोरिटी देखनी है, उसी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ कि दोनों ये प्रायोरिटी हमारी नहीं है। सी पॉइंट है कि रिड्यूस द ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, यानी कि SpO2 जो लेवल है उसको देखना है। अगर हमारा SpO2 लेवल डाउन हो रहा है, SpO2 लेवल नॉर्मल कितना होता है, जैसे 98% का समथिंग होता है, अगर ये उससे डाउन हो रहा है
डाउन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें सक्शन करना चाहिए। अब सक्शन करना जैसे कि सक्शन करने से क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो लेवल है इम्प्रूवमेंट होता है। सक्शन क्यों करना चाहिए? जैसे कि इसमें कोई जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें कोई म्यूकस का कोई सीक्रेशन हो रहा हो या कोई सलाइवा हो या कोई उसने वॉमिट कर रखी हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें सक्शन की आवश्यकता पड़ती है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी तो इस प्रकार हमें कोई सक्शन की उसमें आवश्यकता नहीं होती। तो हमें इसका जो राइट आंसर है ये है कि ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन का जो लेवल है अगर वो कम हो रहा है तो इस दौरान हमें सक्शन की आवश्यकता करनी होगी। अब सक्शन से रिलेटेड और किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उस पर याद रखना। एक होता है सक्शन टाइम, हमें कितने टाइम तक करना होता है, और सक्शन प्रेशर, इनसे भी रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे सक्शन टाइम की बात करूं तो एक बार में हमें जब हम सक्शन करते हैं तो 10 से 15 सेकंड ही करना है और उसके बाद पेशेंट को रेस्ट देना है। रेस्ट कितना देंगे? कम से कम हम 30 सेकंड से 1 मिनट को पेशेंट को रेस्ट देना है और फिर से सक्शन करना है 10 से 15 सेकंड। ये मैक्सिमम टाइम है। अभी ऐसा नहीं कि हम सक्शन 1 मिनट तक ही करते रहे, तो उससे बच्चे का और रेस्पिरेशन लेने में भी दिक्कत हो जाएगी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। तो हमारा मैक्सिमम टाइम कितना रहेगा? 10 से 15 सेकंड, याद रखना है इसको। अब आती है एक दूसरा प्रश्न बन जाता है प्रेशर से रिलेटेड, यानी कि जो सक्शन प्रेशर है, जैसे कि ये इस प्रकार की मशीन होती है, यहाँ पर सक्शन प्रेशर ये मॉनिटर होता रहता है। तो सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए न्यू बॉर्न में, इन्फेंट में, चिल्ड्रन में, ये हमें याद रखना चाहिए। जैसे न्यूनेट, अगर हम न्यूनेट का हम सक्शन कर रहे हैं तो उसका जो सक्शन प्रेशर है वो 60 से 80 mm ऑफ Hg होगा। इन्फेंट है, इन्फेंट की बात कर रहे हैं हम, इन्फेंट है तो 80 से 100 mg। चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन का 100 से 120, और एडल्ट होता है, एडल्ट यानी जवान है, जवान मरीज है तो उसका 120 से 150 mF तक हम सक्शन प्रेशर मेंटेन रख सकते हैं। अब हमने जब हम सक्शन करते हैं तो सक्शन के लिए एक सक्शन कैथेटर का यूज किया जाता है। जैसे नेजोफेरिंग जो सक्शन है, सक्शन कैथेटर है, उसका हम किस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं वो भी हमें यहाँ पे देखना है और उसको हम किस प्रकार का उसका मेजरमेंट, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा गया। What is the appropriate way to measure the nasopharyngeal tube of suctioning, यानी कि उसका मेजरमेंट करने का तरीका कैसा है, मतलब कैसे हम उसको मेजरमेंट करते हैं। जैसे फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज टू द ईयर ऑफ द जीफर्ड प्रोसेस, जैसे टिप ऑफ द नोज से जीफर्ड प्रोसेस हमें उसको ऐसे मेजरमेंट करना है। या फ्रॉम द ब्रिज ऑफ द नोज टू द क्लेविकल, जैसे ब्रिज ऑफ द नोज यहाँ से क्लेविकल बोन तक यहाँ से उसको मेजरमेंट करना है। या फ्रॉम द ब्रिज ऑफ द नोज टू द चिन, ब्रिज ऑफ द नोज से चिन तक उसको मेजरमेंट करना है। यानी कि मेजरमेंट करने का मतलब है कि हमने, जैसे कि ये हमारे पास सक्शन कैथेटर है, अब हर पेशेंट का एक अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, हर के हाइट वेट सबका अलग होता है। तो हमें जैसे छोटा बच्चा है या बड़ा है तो उसका मेजरमेंट हमें कितना जो ट्यूब हमें इंसर्ट अंदर करना चाहिए, उसका मेजरमेंट कैसे करना है ये जानना है हमें। डी ऑप्शन दिया है कि फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज टू बॉटम ऑफ द ईयर लोब, टिप ऑफ द नोज टू बॉटम ऑफ द ईयर लोब। तो बेटा ये सक्शन कैथेटर कैसा होता है, जैसे इस प्रकार का, यहाँ समझो ये सक्शन कैथेटर है। तो इसका जो राइट आंसर है, हमें इसको कि हमें कितना उसको अंदर इंसर्ट करना है सक्शन कैथेटर को, इसका हमें मेजरमेंट करने के लिए, जैसे हम यहाँ तक इसको मेजरमेंट कर लेंगे कि या यहाँ तक जाएगा, इसका मेजरमेंट के लिए हम क्या करेंगे, टिप ऑफ द नोज यहाँ से और यहाँ तक, लोअर लोब तक का मेजरमेंट करेंगे। जैसे कि हम सपोज करो हमारे यहाँ पे आया तो मैं इसको यहाँ पे हम फिक्स कर लेंगे, इतना हमें यहाँ से अंदर वो सक्शन करना है, इतना सक्शन कैथेटर को हमें इंसर्ट करना है नेजोफेरिंक्स के थ्रू और हमें सक्शन करना है। इससे रिलेटेड जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चर्चा करेंगे कि ये पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड, ये भी इस प्रकार का जो नोटसेट एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। द नर्स यूजिंग डीपीटी वैक्सीन, एक नर्स कौन सी वैक्सीन यूज कर रही है, डीपीटी, एंड फाउंड, उसमें क्या पाती है, कुछ ग्रेन्यूल्स पाती है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन प्लान, यानी कि उसमें कुछ ग्रेन्यूल्स पाती है तो उसका नेक्स्ट नर्सिंग प्लान क्या होगा डीपीटी वैक्सीन में। क्या उसे डिस्कार्ड करना चाहिए या उसको सेक करना है अच्छे से, या चेक आफ्टर उसके, जैसे कि हमने उसको वापस से फ्रीजर में रख दिया है, फिर से उसे रीचेक करना है, फिर 15 मिनट के बाद फिर उसको हमें यूज करना है, या क्या कीप यूजिंग द वाइल, या उस वाइल को हमें यूज करना है। तो डीपीटी वैक्सीन में अगर इस प्रकार का कोई भी ग्रेन्यूल्स पाया जाता है तो हमें उसे डिस्कार्ड करना है, ना ही उसके, क्योंकि वो दवाई खराब हो चुकी है।
लेकिन डीपीटी वैक्सीन से रिलेटेड जब इस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं तो एग्जाम में कुछ और प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे डीपीटी वैक्सीन है आजकल अलग अलग एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन के रूप में आती है जो एक साथ एक वैक्सीन ही काफ़ी अलग अलग, जैसे पेंटावलेंट हो गई, हेक्सावलेंट हो गई, अलग अलग। जैसे हेक्सावलेंट की बात करें तो डीपीटी, एचबीवी और एचआईवी, आईपीवी, इन प्रकार की अलग अलग जो डिजीज हैं उनके सभी तरह से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जो डीपीटी जो वैक्सीन है वो हमें कब देते हैं, इसके अगर इसका डोज के बारे में पूछ लिया जाता है, इसका टाइम के बारे में एग्जाम में, तो हमें याद रखना है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर ऑफ द लाइफ, फिर लगती है इसके बाद फर्स्ट बूस्टर डोज और इसके बाद लगती है सेकेंड बूस्टर डोज। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में 6 वीक पे देंगे हम 6 वीक डीपीटी वैक्सीन, 6 वीक 10 वीक और 14 वीक। सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ में यानी कि 16 से 18 ईयर। फर्स्ट जो बूस्टर डोज लगाएंगे हम, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो गया हमारी, अब आएगी हमारी फर्स्ट बूस्टर डोज। फर्स्ट बूस्टर डोज लगेगी हमारे फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, इसको फर्स्ट बूस्टर यानी कि फर्स्ट बूस्टर हो गया। फर्स्ट बूस्टर 16 टू 18 मंथ है सेकेंड बूस्टर अपनी लगेगी 4 to 6 ईयर पर। यानी कि फर्स्ट ईयर में बच्चे की जो पहली साल है उसमें 3 बार वैक्सीन लगेगी, 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक में। फिर उसकी जैसे फर्स्ट बूस्टर है वो लगेगी 16 से 18 महीने में, और उसके बाद जो सेकंड बूस्टर डोज है वो 4 to 6 ईयर के बाद लगेगी। इसके बाद ये 4 से 6 साल लगने के बाद जैसे कि फिर इसके बाद 10 साल पर आपका टीडीपी वैक्सीन लगेगा, 10 से 12 साल पे आपको इसको लगवा सकते हैं, और इसके बाद बच्चों को प्रत्येक 10 साल के बाद डीटी की वैक्सीन लगवाना चाहिए। अब ये तो बच्चों की बात होगी, इसके साथ साथ ही अगर एग्जाम में प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाए तो डीपीटी जो वैक्सीन है वो देनी चाहिए 27 to 36 वीक में। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो बच्चा है, जो आफ्टर डिलीवरी बच्चा है, उसको कुछ महीने तक वो प्रोटेक्ट रखती है। जैसे कि 6 वीक के बाद डीपीटी स्टार्ट की जाती है तो उस दौरान भी ये जो वैक्सीन का जो इम्यूनिटी है, वैक्सीन से जो मदर से जो बच्चों में प्राप्त होती है तो वो बच्चे को प्रोटेक्ट रखती है। इससे डीपीटी वैक्सीन लगाने से जैसे बच्चों को हल्के बुखार या पेन या स्वेलिंग हो सकती है, लेकिन अगर हाई ग्रेड फीवर या सीजर्स जैसी सिचुएशंस होती है तो बच्चे को हॉस्पिटल लेके आना चाहिए। एग्जाम में अगर इस डीपीटी वैक्सीन के रूट के बारे में पूछा जाए तो रूट आपको पता होना चाहिए कि डीपीटी वैक्सीन का आईएम रूट होता है। आईएम रूट कहाँ पे लगाना है, जैसे कि इंजेक्शन को हमें कहाँ पे लगाना चाहिए कि इन्फेंट अगर 2 साल तक के जो बच्चे हैं उनके थाई में लगेगा। थाई की किस मसल्स में, वास्टस लैटरस जो मसल्स होती है उसमें ये इंजेक्शन लगाना चाहिए। ओल्डर चिल्ड्रन है या एडल्ट हैं उनके डेल्टॉइड मसल्स में ये अपर आर्म में ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच यू आर प्रिपेयरिंग, योवा लिख रहा है, यू आर प्रिपेयरिंग टू गिव द पोटेशियम क्लोराइड 30 मिली इक्विवेलेंट इन 1000 ml ऑफ द नॉर्मल सलाइन। यानी कि 30 मिली इक्विवेलेंट जो एक मेडिसिन है वो कितने ml में डिजोल्व की हुई है, 1000 नॉर्मल सलाइन में, और कितने घंटे आवर्स में ये कंप्लीट होना है, 10 आवर्स में। ठीक है, अब आगे क्या कहा है इन्हें, द मेडिसिन लेबल, जो मेडिसिन जो आप एम्पूल देख रहे हैं, इस एम्पूल में क्या लिखा हुआ है कि 40 मिली इक्विवेलेंट पर 20 ml। सपोज करो वो 20 ml का ही है और 20 ml में 40 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम क्लोराइड है, और आपको चाहिए कितना, 30 मिली इक्विवेलेंट उनको 1000 ml में आपको देना है। तो ये तो बहुत एक कॉमन है कि आपको जैसे कि ये देखना है कि 20 ml में कितना है। अब यहाँ से आपको मेडिसिन में देखना है, यानी जो वाइल है, जो एम्पूल है, उसमें कितना लिखा हुआ था, 30 ml में कितना पोटेशियम क्लोराइड है, 40 मिली इक्विवेलेंट। तो 1 ml में हम निकालेंगे तो इसमें हम ऐसे इसको डिवाइड कर देंगे, 40 × 20 बराबर 1 ml बराबर 2 मिली इक्विवेलेंट। 1 ml बराबर 2 मिली इक्विवेलेंट, और हमें चाहिए कितना, 30। तो 15 × 2 कर दो,
30 मिली इक्विवेलेंट, जैसे 15 है तो 15 से हमने कैलकुलेशन करा तो 30, तो 30 आ गया। तो ऑप्शन क्या सही होगा हमारा 30, यानी कि उस डोज का हमें कैलकुलेशन करना है। इस प्रकार के बड़े कोई प्रश्न आ जाए लेकिन उनका आंसर बहुत एक सिंपल होता है, तो हमें उनसे घबराना नहीं, आसानी से पहले प्रश्न पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन गायनिक से प्रश्न पूछा गया है कि ए प्रेग्नेंट क्लाइंट आस्क द नर्स इन द क्लिनिक व्हेन शी विल एबल टू बिगिन फील द फीटस मूवमेंट। क्या पूछना चाह रही है कि एक मदर क्या, प्रेग्नेंट वूमेन क्या पूछना चाह रही है कि फीटल की जो मूवमेंट है वो कब उसको सुनाई देती है, या कब फील होने लगती है। द नर्स रेस्पॉन्ड बाय टेलिंग द मदर दैट द फीटल मूवमेंट विल बी नोटेड बिटवीन विच वीक ऑफ द गेस्टेशन के किस वीक में वो फीटल मूवमेंट आपको सुनाई देती है। तो बेटा इसमें जैसे हम डायग्नोसिस ऑफ जो प्रेगनेंसी हम उसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसको डायग्नोसिस प्रेगनेंसी को हमने तीन ट्राइमेस्टरों में बांटा गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हम बात करें तो जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब होता है, अप टू 12 वीक, फर्स्ट वीक से 12 वीक। सेकंड ट्राइमेस्टर 12 से 28 वीक, और थर्ड ट्राइमेस्टर 29 टू 40 वीक। अब प्रत्येक वीक में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो डायग्नोसिस है वो हमें पता होने चाहिए कि जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्टिव प्रेगनेंसी में दिखाई देते हैं, प्रेग्नेंट लेडी में क्या ऑब्जेक्टिव दिखाई देते हैं, वहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तो जैसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें 12 वीक में, जैसे कि क्या होता है कि एमिनोरिया होने लगता है, मॉर्निंग सिकनेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैक्चुरेशन, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट और थोड़ी थकान सी इस पर महसूस होने लगती है। ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव में जैसे कि कुछ साइन होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट की जो एरियोला होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा मोर पिगमेंटेड दिखाई देने लगते हैं, या जकस्मर साइन होता है। जकस्मर क्या होता है, एंटीरियर वेजाइनल वाल है वो विजुअली ज़्यादा दिखाई होने लगती है 8 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में। इसको जकस्मर या चैडविक साइन भी बोलते हैं, ये याद रखना है। जकस्मर या चैडविक साइन कब होता है, 12 वीक में। एक होता है ओशिएंडर साइन। ओशिएंडर साइन क्या होता है, पल्सेशन फील थ्रू द लेटरल फोर्निक्स, पल्सेशन साइन। गुडेल साइन क्या होता है, सर्विस विके में बहुत एक सॉफ्टनेस हो जाती है, जैसे गुडेल साइन बोलते हैं। या यूट्रस का जो साइज है वो भी, जैसे कि जो यूट्रस का जो साइज है वो जैसे एग होता है हैन का, जैसे हैन का जो एग है, इस पर जो यूट्रस का साइज है, हैन का एग साइज वो होता है, हो जाता है 6 वीक में। हैन के जैसे मुर्गे का जो एग होता है ना उस साइज का। फिर होता है जैसे क्रिकेट की बॉल के बराबर हो जाता है अगर जैसे यूट्रस का जो साइज है वो 8 वीक में। और फीटस का जो हेड के बराबर जो यूट्रस का जो साइज है वो हो जाता है 12। यूट्रेन साइन जो साइज है वो इस प्रकार से साइज का अलग अलग वीक में अलग अलग साइज का बढ़ता रहता है। अब इसके बाद आता है कि इसमें जो प्रश्न पूछा था फीटल मूवमेंट, यानी कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहाँ पर हमारा इन ऑप्शंस में कहाँ खत्म हो रहा है, 6 से लेके 12 वीक में। तो यहाँ पर कोई भी हमें फीटल की मूवमेंट फील नहीं होती मदर को। तो इसके बाद आता है कि जो डी ऑप्शन है 16 टू 18 वीक में, ये इस पर हमें याद रखना है 16 टू 80 वीक में फीटल की जो मूवमेंट है वो फील होने लगती है मदर को। इसका दूसरा अगर मेडिकली देखें तो इसको नाम बोलते हैं क्विकनिंग। क्विकनिंग की जो अगर क्विकनिंग में यहाँ पे लिखा होता है जैसे क्विकनिंग कब होती है, तो आपको याद रखना है 16 टू 18 वीक। इसके साथ साथ जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर में और क्या होते हैं, जैसे कोलाजमा होता है, जैसे पिगमेंटेशन एपियर होने लग जाते हैं, जैसे मदर के जैसे फोरहेड और लाइना निग्रा, पिगमेंटेशन ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस के साइड में लाइन पिगमेंटेड होने लग जाती हैं, स्ट्राई और फंडल हाइट से भी रिलेटेड आपको याद रखना है। जैसे कि 16 वीक में जो फंडल्स की जो हाइट है वो यूट्रस और जो सिम्फाइसिस प्यूबिस और जो अम्बिलिकस है, सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बिलिकस के बीच में रहती है। और 24 वीक में जो फंडल हाइट है वो लेवल ऑफ द अम्बिलिकस तक पहुंच जाती है। 28 वीक में अम्बिलिकस से एंशिफॉर्म जो कार्टिलेज है उसके बीच में पहुंच जाती है। जो और एक प्रश्न है इस प्रकार की याद रखना, फीटल हार्ट रेट, अगर जो फीटोस्कोप नहीं जैसे स्टेथोस्कोप से अगर पूछ लिया जाए तो स्टेथोस्कोप से कब फील होता है, तो 18 वीक से 20 वीक में स्टेथोस्कोप आप जब लगाएंगे तो फीटल की हार्ट रेट हम मेजरमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सुन सकते हैं। इस प्रकार ये प्रश्न था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन नॉर्मल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द यूट्रस। अब इसमें याद रखना, जैसे कि बेटा ये 2023 नोट सेट में पूछा प्रश्न है, द कॉमन नॉर्मल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन द यूट्रस। अभी ब्लास्टोसिस्ट आपको पता होना चाहिए कि ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कब शुरू होती है और कब ये खत्म होती है। तो इसके कुछ हम बेसिक कंसेप्ट पर हम चर्चा करते हैं। जैसे ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल का ये पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो यूट्रस, पहले तो यूट्रस पर ये इम्प्लांटेशन होता है। तो यूट्रस क्या होता है बेटा, ये यूट्रस होता है। यूट्रस का जैसे कि हम इसका जैसे लेंथ देखें तो 8 सेंटीमीटर होता है, और ये 3 भागों में डिवाइड करते हैं इसको, जैसे बॉडी, ये बॉडी, स्थमस एंड सर्विक्स। तो ये जो बॉडी है इसका जो वाइडनेस है, टोटल इसकी लेंथ कितनी होती है 8 सेंटीमीटर, और वाइडनेस यानी वो अपर पार्ट पर यहाँ पर कितनी होती है 5 सेंटीमीटर, यानी कि पूरा 5 सेंटीमीटर नहीं होता, लेकिन अपर साइड में ये फंडस की जो ये साइड होती है, ये फंडस है, फंडस की जो साइड के एरिया में ये 5 सेंटीमीटर वाइड होता है। और इसमें जो यूट्रस में 3 लेयरों से कवर रहता है, जैसे आउटर जो लेयर होती है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं, और मिडिल को मायोमेट्रियम, और इनर को एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में बहुत सारी म्यूकस लाइनिंग होती है, और लेमिना प्रोपिया सरफेस एपिथेलियम होते हैं, जो क्या करते हैं कि ब्लड वेसल्स होती हैं थिक, बहुत थिन लेयर कनेक्टिव टिश्यू की होती हैं, जिससे कि इम्प्लांटेशन में जब इम्प्लांटेशन होता है उसमें ये यहाँ पे बहुत हेल्पफुल काम करती हैं। इसलिए इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम के लेवल पर होता है, तो फिर एंडोमेट्रियम की लेयर का नाम भी चेंज होता है, जिसे डेसिडुआ भी कहते हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था कि ये इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, ये इम्प्लांटेशन हमेशा ये जो वाइड एरिया है यहाँ पर होगा अपर पार्ट साइड, तो यूट्रस के अपर यूट्राइन पोर्शन में। ये पूरा यूट्रस है, ये पूरा यूट्रस है, एक सेकेंड, ये पूरा यूट्रस है, तो इसके अपर पार्ट में यहाँ पर ये इम्प्लांटेशन होगा। तो हम याद रखना है, अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस, अपर साइड में जो फंडस की साइड में अपर साइड है वहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे आगे आपको डिस्कस किया था ब्लास्टोसिस्ट के बारे में, कि ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है। आपको ब्लास्टोसिस्ट के कुछ बेसिक समय आपको मैं समझा देते हैं। जैसे कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन एक फ्यूजन होता है, एक प्रोसेस है स्पर्मेटोजोआ और एक ओवम, जब वो दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और एक मोनोन्यूक्लियोटेड सेल बनती है, मोनोन्यूक्लियोटेड सेल बनती है, जिसे क्या बोला जाता है जाइगोट। बेटा ये याद रखना, दोनों जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूजन करते हैं तो एक सेल का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं हम जाइगोट। ज़्यादातर जो ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है ये फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होती है। ये भी आप याद रखना है, जो फर्टिलाइजेशन, जैसे जो ये एग और स्पर्म जो आपस में मिलते हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं, जो ये एम्पुला पार्ट होता है, यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब ये यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन हो चुका, उसके बाद कुछ दिनों तक इसी में ये मूवमेंट करते हैं, करीब 4 से 5वें दिन आके वो यहाँ पर ये यूट्राइन कैविटी होती है, वो यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर एंटर करते हैं, यहाँ तक ये पूरी तरह से मूवमेंट करेगा। अब जैसे कि ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, अब इसमें के बाद क्या होता है कि इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, जैसे समसूत्री विभाजन होते हैं, जैसे सेल का डिफ्यूजन 2 भागों में जैसे सेल बढ़ जाती है। तो ये सेल, बहुत सारी सेलें आपस में बढ़ती हैं, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, इस प्रकार के सेलों का ये डिवीजन होता है, और एक क्लस्टर फॉर्मेशन हो जाता है। इस क्लस्टर को क्या कहते हैं, मोरूला। और मोरूला अभी पूरी तरह से 3 दिन तक, ये कभी 3-4 दिन तक अभी ये यूट्राइन कैविटी में ही मूवमेंट करता है। अब जब ये मूवमेंट करता है तो करीब 4वें या 5वें दिन ये यूट्राइन कैविटी में अंदर एंटर करता है, यानी इम्प्लांटेशन की ओर आगे प्रोसेस जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मोरूला है, मोरूला के ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होने लग जाता है। जैसे अगले डायग्राम में समझते हैं, जैसे ये हमारा मोरूला था, ये मोरूला, अब यहाँ पर एक म्यूकस मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होने लग जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का। और म्यूकस मेम्ब्रेन का जब यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, तो इससे पहले जो ये ओवम है, ओवम का जो एक मैच्योर ओवम था, उस पर एक लेयर रहती है, उसे अपन बोलते हैं जोना पेलिशुडा। जोना पेलिशुडा क्या करती है, जो ओवम को न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। लेकिन जब ये एंट्री करता है तो यहाँ पर एक म्यूकस मेम्ब्रेन
का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और ये जोना पेलिसुडा है ये धीरे धीरे से अलग होने लग जाती है। जब इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ये पूरी तरह से जोना पेलिसुडा थी यहाँ पे, जैसे जोना पेलिसुडा एक हम इस कलर से ब्लू कलर से कर देते हैं, ये धीरे धीरे यहाँ से ये हटने लग जाती है और यहाँ पर ये म्यूकस जो मेम्ब्रेन है उसका ये डेवलपमेंट होने लग जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन ये पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाती है तो मोलुला से अब इसको बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि एंट्री करी थी यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होने लग रहा था तो अब इसे कहेंगे हम ब्लास्टोसिस्ट। अब एग्जाम में क्या पूछा गया था ब्लास्टोसिस्ट के बारे में, तो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर ये फॉर्मेशन हुई। अब ब्लास्टोसिस्ट जब ये फॉर्मेशन हो चुकी है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन डेवलपमेंट हो गया है, अब पूरी तरह से इम्प्लांटेशन की ओर प्रोसेस बढ़ चुकी है। अब जैसे ये इम्प्लांटेशन होता है तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको बोला जाता है ट्रोपोप्लास्ट। जो ये ब्लास्टोसिस्ट है, जब इस पर म्यूकस मेम्ब्रेन का पूरी तरह से कवर हो चुकी है, इसके आउटर मेम को बोला जाता है ट्रोपोप्लास्ट। ट्रोपोप्लास्ट क्या करती है, जो अटैचमेंट जो यूट्राइन जो एपिथेलियम सेल्स हैं, टिश्यू हैं, वहाँ पर पूरी तरह अटैचमेंट में सहायता करती है और जो इनर सेल होती है फीटस के फीटस ने जो एम्ब्रियो होता है उसके डेवलपमेंट में सहायता करती है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि जो इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कब चालू होती है, 6 डे, यानी कि जब ये एंट्री करता है तो यहाँ से 6 डे से चालू हो जाती है, कंप्लीट कब होती है, 10 से 11वें दिन। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, अपर पार्ट ऑफ द पोर्शन को, अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस के यहाँ पर होता है, फंडस की साइड में। और कब कंप्लीट होता है इम्प्लांटेशन की प्रोसेस, 11वें दिन जाके कंप्लीट हो जाती है, 6वें दिन से स्टार्ट हो जाती है और 11वें दिन कंप्लीट होती है। तो आज हमने कुछ नोट सेट के जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों पर चर्चा करी थी। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट क्लास में और हम ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे और उनसे रिलेटेड और चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।